आज हम सेमेस्टर परीक्षा पॉलिटेक्निक अप्लाइड फिजिक्स 1 पेपर का जो दिसंबर 2019 में हुआ था पेपर कोड 2042 सी का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे कंप्लीटली। क्वेश्चन नंबर 1 पहले ही सॉल्व किया जा चुका है, उसका डिस्क्रिप्शन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, नीचे क्लिक करके देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 के सभी आंसर उस वीडियो में अवेलेबल हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर इस वीडियो में दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन करने हैं और इसमें 7 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 7 पार्ट हैं इसमें से कोई 5 करने हैं। टोटल 10 नंबर का अटेम्प्ट करना होता है। तो पहला क्वेश्चन है 2 का ए, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। विमा के एकरूपता सिद्धांत को समझाइए। विमा के एकरूपता सिद्धांत को समझाइए या विमीय समांगिता सिद्धांत को समझाइए। तो इसका आंसर है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, विमीय समांगिता का सिद्धांत। तो विमीय समांगिता सिद्धांत के अनुसार इन एनी फिजिकल इक्वेशन, किसी भी भौतिक समीकरण में, इन एनी फिजिकल इक्वेशन डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ राइट साइड। यानी किसी भी भौतिक समीकरण में बाएं पक्ष में का विमीय सूत्र या विमाएं दाएं पक्ष के विमीय सूत्र या विमाओं के बराबर होता है। यही विमीय समांगिता का सिद्धांत है। अगर उसमें इक्वेशन में कुछ टर्म जोड़े या घटाए जा रहे हैं तो जोड़े या घटने वाले टर्म भी सेम डायमेंशनल फार्मूला या सेम डायमेंशंस के होते हैं, तभी उनको जोड़ा या घटाया जा सकता है। इसका मतलब टर्म्स ऑफ सेम डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। यानी समान विमाओं या विमीय सूत्र वाले पदों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है, जबकि गुणा या भाग में, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ये चीज लागू नहीं होती। तो किसी भी डायमेंशन फार्मूले वाले टर्म्स को गुणा या भाग किया जा सकता है, लेकिन जोड़ने या घटाने में ये नियम फॉलो होता है कि उनकी डायमेंशनल फार्मूले सेम होने चाहिए, तभी उन टर्म्स को जोड़ा या घटाया जा सकता है। यानी जोड़ना और घटाना परमिसिबल है सेम डायमेंशंस के बीच में ही। डायमेंशंस की जब बात करेंगे तो डायमेंशंस या विमाएं ये पावर्स होती हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स या मूल मात्रकों पर प्रयुक्त होती हैं, तो ये डायमेंशंस कहलाती हैं। डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल ब्रैकेट में हम जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनको रिप्लेस करते हैं करस्पॉन्डिंग सिंबल से। फॉर एग्जांपल, मास इज रिप्लेस्ड बाय m, लेंथ इज रिप्लेस्ड बाय l एंड टाइम इज रिप्लेस्ड बाय t एंड आल्सो वी पुट प्रॉपर पावर, यानी डायमेंशंस रखेंगे तब जाके हमारा ये डायमेंशनल फार्मूला विमीय सूत्र तैयार होता है। तो इस तरह से ये विमीय समांगिता का सिद्धांत है। इसके बारे में सारा कुछ बताया गया। इसमें केवल विमीय समांगिता सिद्धांत को ही समझाना था, तो हम विमीय समांगिता के सिद्धांत को समझा देंगे। किसी भी भौतिक समीकरण में जो 2 साइड्स हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड, इनके जो डायमेंशनल फार्मूला हैं वो दोनों साइड में एग्जैक्टली बराबर होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यही विमीय समांगिता का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। सेकंड क्वेश्चन 2 का बी, घूर्णन गति करते हुए गोले की संपूर्ण गतिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए। घूर्णन गति करते हुए गोले के संपूर्ण गतिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए। क्षैतिज तल के लिए, सेकंड ऑप्शन अवनत तल के लिए। यानी राइट द डायमेंशनल फार्मूला फॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर रोलिंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इंक्लाइंड प्लेन। इस क्वेश्चन का आंसर है 2 का बी सॉल्व किया जा रहा है। फार्मूला फॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग स्फीयर ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये 2 काइनेटिक एनर्जी का सम होता है, लीनियर काइनेटिक एनर्जी एंड यानी रेखीय गतिज ऊर्जा, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यानी घूर्णन गतिज ऊर्जा। इन दोनों का सम है। तो स्फीयर चूंकि रोटेशनल मोशन के साथ साथ लीनियर मोशन भी कर रहा है, इसलिए हॉरिजॉन्टल प्लेन में पहले सॉल्व करेंगे हम। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में लीनियर मोशन से लीनियर काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होती है एंड रोटेशनल मोशन से
रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जहां पर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो इसकी वैल्यू रखेंगे सॉलिड स्फीयर। हमारे सॉलिड स्फीयर के लिए ये 2/5 mr स्क्वायर होती है, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे और v इक्वल टू आर ओमेगा फार्मूले से v स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इन सब वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी फाइनली आ गई ये 7/10 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी क्षैतिज तल पर लुढ़कते स्फीयर या गोले के लिए टोटल काइनेटिक एनर्जी, कुल गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 7/10 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर या 7/10 mv स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी और कुल गतिज ऊर्जा फॉर इंक्लाइन प्लेन, अवनत तल के लिए ये किया जाएगा। इंक्लाइन प्लेन है तो इसकी कुछ हाइट है और इस प्लेन की लेंथ है, और ये थीटा हमारा एंगल हो गया इस प्लेन का। तो ये लेंथ इंक्लाइन प्लेन की एल है, हाइट एच है और एंगल थीटा है। तो एच इक्वल टू, एच की वैल्यू निकालेंगे एल साइन थीटा, एच इक्वल टू एल साइन थीटा। एंड हाईएस्ट पॉइंट पर हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी स्फीयर की वो होगी एम जी एच, मास स्मॉल एम लिख दिया गया, कैपिटल एम ही है, कैपिटल एम जी एच। एंड काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इस पर निकाल लिया, तो हमें काइनेटिक एनर्जी एट लोएस्ट पॉइंट ये निकालनी पड़ेगी, तभी हमारी टोटल काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। तो लोएस्ट पॉइंट पर वही काइनेटिक एनर्जी होगी जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पर है। तो यही आएगा k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 7/10 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये इक्वल होगा पोटेंशियल एनर्जी के एम जी एच। एंड एम जी एच से एच की वैल्यू रखेंगे एल साइन थीटा, तो ये हमारी टोटल काइनेटिक एनर्जी एम जी एल साइन थीटा ये आएगी लोएस्ट पॉइंट पर। जब ये नीचे पहुंच जाएगा तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी एम जी एल साइन थीटा आएगी। अगर मिडिल में किसी पॉइंट पर पूछा जाए तो एल की वैल्यू जो भी आए, जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतनी ही उसकी यहां वैल्यू रखेंगे एल की, और काइनेटिक एनर्जी हमारी आ जाएगी। तो ये आंसर है। इसको दूसरे मेथड से भी लगा सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, लुढ़कने के लिए एक्सेलरेशन कितना होता है ये जानते हैं। रोलिंग के लिए ए इक्वल टू जी साइन थीटा अपान 1 प्लस आई अपान एम आर स्क्वायर। तो इसमें आई की वैल्यू रखेंगे 2/5 एम आर स्क्वायर, जो सॉलिड स्फीयर का होता है, उसको रखने पर एम आर स्क्वायर कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और ये 5/7 जी साइन थीटा। इस एक्सेलरेशन से स्फीयर नीचे की ओर आ रहा है, तो इसमें हम गति के तीसरे इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से सॉल्व करेंगे। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, इनिशियली वेलोसिटी 0 थी, तो 0 प्लस 2 एक्सेलरेशन 5/7 जी साइन थीटा, एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई स्फीयर इज l। तो v स्क्वायर इक्वल टू 10/7 जी एल साइन थीटा, और इसकी वैल्यू रखेंगे हम k इक्वल टू 7/10 एम वी स्क्वायर। इसमें रखेंगे v स्क्वायर की वैल्यू, और फिर 7/10 सब कट जाएंगे, तो एम जी एल साइन थीटा, ये सीधे सीधे काइनेटिक एनर्जी हमारी एट लोएस्ट पॉइंट ये आ जाएगी। टोटल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। नेक्स्ट पार्ट 2 का सी, क्वेश्चन 2 का सी है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। डिराइव द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण के बीच के संबंध का निगमन कीजिए। रेखीय तथा कोणीय त्वरण के बीच के संबंध का निगमन कीजिए, यानी स्टेब्लिश करना है। रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन ए एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण में संबंध, इसके डेरिवेशन के लिए हम जानते हैं, वी नो दैट अल्फा कोणीय त्वरण अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, इसको सीधे लिख लेंगे। एंड ऑल्सो वी नो दैट v इक्वल टू आर ओमेगा, यानी ओमेगा इक्वल टू v अपान आर। ये दोनों रिलेशन हम जानते हैं, इन्हीं की मदद से हम सॉल्व करके ये रिलेशन निकालेंगे। तो अल्फा इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू रखेंगे v अपान आर डी बाई डी टी, और फिर इस डिफ्रेंसिएशन करेंगे। आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है, रेडियस, तो इसलिए बाहर निकाल लेंगे dv बाई डी टी, और ये लीनियर वेलोसिटी लीनियर एक्सेलरेशन होता है। तो अल्फा इक्वल टू 1 अपान आर ए, या ए इक्वल टू आर अल्फा, ये डेरिवेशन हो गया लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में। तो यही रिक्वायर्ड रिलेशन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट डी। एक
20 या 20 किलोग्राम द्रव्यमान का कण 2000 चक्कर प्रति मिनट की दर से 0.2 मीटर व्यास के वृत्त के परितः चक्कर लगा रहा है। इसके घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ए पार्टिकल of mass 20 kg is rotating at rate of 2000 rotations per minute along circle of diameter 0.2 meter. Calculate its moment of inertia about axis of rotation. तो यहाँ खास बात है कि पार्टिकल दिया हुआ है, तो पार्टिकल के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² सीधे प्रयोग कर सकते हैं। तो आंसर देखें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करना है। तो गिवन दैट दिया गया है मास ऑफ पार्टिकल, कण का द्रव्यमान 20 kg एंड स्पीड ऑफ रोटेशन 2000 रोटेशन पर मिनट। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के डेरिवेशन में कोई रोल नहीं प्ले करेगा, इसलिए इसका जिक्र अभी नहीं करेंगे। तो डायमीटर व्यास जिस सर्किल का जिसमें वो चक्कर लगा रहा है 0.2 मीटर, तो डायमीटर को रेडियस में बदल देंगे, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। रेडियस इज त्रिज्या 0.1 मीटर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। पार्टिकल का मास दिया हुआ है, रेडियस दी हुई है सर्कुलर पाथ की, तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल, कण का जड़त्वाघूर्ण I = mr² होता है 20 × 0.1 का स्क्वायर, और ये 0.2 kg मीटर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजीली कैलकुलेट हो गया। बाई चांस इसमें अगर ओमेगा निकालने के लिए दिया जाए तो ओमेगा के डेरिवेशन निकालने के लिए हम ये रोटेशंस पर मिनट का सहारा लेंगे। रोटेशंस पर मिनट को हम रोटेशंस पर सेकंड यानी चक्कर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 60 से भाग देकर, क्योंकि मिनट को सेकंड बदलेंगे 60 आता है, 60 से भाग देंगे तो रोटेशन पर सेकंड आएगा, और ये रोटेशन पर सेकंड हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति। और फिर इसमें 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा = 2 पाई n, तो 100/3 इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई किया, 200π/3 रेडियन पर सेकंड, ये कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी आ गया। चाहे तो इसकी काइनेटिक एनर्जी अब कैलकुलेट कर सकते हैं हम। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ I ω², इससे कैलकुलेट हो जाएगी। एंगुलर मोमेंटम J = I ω से कैलकुलेट हो जाएगा, एंड लीनियर वेलोसिटी भी कैलकुलेट हो जाएगी। V = R ω से, R ये है, ओमेगा ये है, तो इसलिए लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट हो जाएगी। एंड अगर पार्टिकल 2 का ई राइट केपलर्स लॉज ऑफ प्लानेटरी मोशन, राइट केपलर्स लॉज ऑफ प्लानेटरी मोशन। ग्रहों की गति के लिए केपलर के नियम लिखिए। केपलर के नियम, ग्रहों की गति के लिए केपलर ने 3 नियम दिए हैं। केपलर्स लॉज 3 नियम। पहला नियम लॉ ऑफ ऑर्बिट्स यानी कक्षा का नियम, पहला नियम है केपलर का नियम। लॉ ऑफ ऑर्बिट कक्षा का नियम, तो कक्षा का नियम ये है, ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन इज सिचुएटेड एट एनी वन ऑफ द फोसाई। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तथा सूर्य उसके किसी एक फोकस पर स्थित होता है। तो यानी लॉ ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट का शेप डिफाइन करता है। सारी ऑर्बिट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट्स होंगी, दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं, और जो सन है हमारा वो किसी एक फोकस पर स्थित होगा, चाहे F' पर हो चाहे F पर। एक बार ऑर्बिट का शेप फिक्स हो गया तो प्लैनेट सदैव इसी ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा जब तक कि प्लैनेट पर कोई बाह्य बल और ना लग जाए। तो इस तरह से हमारा जो लॉ ऑफ ऑर्बिट है वो ऑर्बिट के शेप को डिफाइन करता है। हमेशा जो प्लैनेट होगा वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही चक्कर लगाएगा और सन किसी एक फोकस पर स्थित होगा। तो ये केपलर का पहला नियम हो गया, फर्स्ट लॉ केपलर का। सेकंड लॉ की ओर चलते हैं। केपलर का ग्रहों की गति संबंधी दूसरा नियम, लॉ ऑफ एरियल स्पीड, कक्षीय चाल का नियम। तो इसमें ये नियम है, लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड सन ट्रेसेस इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। यानी ग्रह से सूर्य को मिलाने वाली रेखा जो भी है वो दिए गए समयांतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है। वो हमेशा दिए गए समयांतराल में, टाइम इंटरवल में हमेशा समान क्षेत्रफल, इक्वल एरिया हमेशा पार करेगी। तो ये इस तरह से एरियल स्पीड ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट, ग्रह की सभी ग्रहों की क्षेत्रीय चाल नियत रहती है। तो ये सेकंड लॉ ऑफ केपलर हो गया। अब आते हैं केपलर के तीसरे नियम पर, थर्ड लॉ ऑफ पीरियड, परिक्रमण का नियम। लॉ ऑफ पीरियड है,
स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू थर्ड पावर ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। यानी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य से ग्रह की औसत दूरी के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ग्रह से सूर्य के बीच की औसत दूरी के तृतीय घात क्यूब के अनुक्रमानुपाती होता है। तो प्रोपोर्शनल कर देंगे, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब एंड इक्वलिटी साइन लाने के लिए हम टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब, के कोई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू इस फार्मूले से निर्धारित है 4 पाई स्क्वायर अपान के इक्वल टू जी एम एस मास ऑफ सन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये इस तरह से हमारा के कांस्टेंट होता है। अगर दो प्लैनेट्स की बात की जाए तो फॉर टू प्लैनेट्स T1 अपान T2 का स्क्वायर इक्वल टू R1 अपान R2 का क्यूब। तो ये फार्मूला टाइम पीरियड यानी पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन और डिस्टेंस के बीच में है। इस फार्मूला का प्रयोग दो ग्रहों के लिए कर सकते हैं। इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है, तो इसकी भी तैयारी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर पलायन वेग की गणना कीजिए। पृथ्वी पर पलायन वेग के मान की गणना कीजिए। g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड, आर ई इक्वल टू 6400 किमी। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ escape वेलोसिटी ऑन अर्थ सरफेस। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ escape वेलोसिटी ऑन अर्थ सरफेस। g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आर ई यानी रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। आंसर है इसके वेलोसिटी ऑन अर्थ सरफेस पृथ्वी तल पर पलायन वेग फार्मूला वी ई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2GRE। यानी किसी भी वस्तु को हम अर्थ सरफेस के लंबवत, ये अर्थ सरफेस हो गया, इसके लंबवत ऊर्ध्वाधर दिशा में कितने वेग से फेंकें कि वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए, तो वो कहलाती है इसके वेलोसिटी पलायन वेग। और उस वेग की का सूत्र होता है √2GRE और इसका पूरा स्क्वायर रूट। इसमें वैल्यूज रखेंगे 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10⁶ और इसका स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ रेडियस ऑफ अर्थ किलोमीटर में दी थी, इसको मीटर में बदल दिया गया 6.4 इंटू 10⁶ किलोमीटर और वही लिखा गया 10⁶ मीटर, किलोमीटर नहीं। तो इस वैल्यू को लिख दिया गया है। अब इसका जो स्क्वायर रूट है वो बड़ी इजीली निकल सकता है। 2 इंटू 2 इंटू 4.9 इंटू 6.4 इंटू 10⁶, या 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 49 इंटू 64 इंटू 10⁴। दो 10 हमने बाहर निकाले, इसमें डाले, तो इसलिए 10⁶ 10⁴ में बदल गया। और इस तरह से हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। 2 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 10⁻² और ये मल्टीप्लाई करेंगे 112 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकंड, यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड हमारा ये इसके वेलोसिटी ऑन अर्थ सरफेस आ गया। नेक्स्ट पार्ट 2 का लास्ट पार्ट है जी। डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी एंड राइट इट्स यूनिट। ऊष्मा चालकता गुणांक को परिभाषित कीजिए एवं इसके मात्रक को लिखिए। ऊष्मा चालकता गुणांक को परिभाषित कीजिए एवं इसके मात्रक को लिखिए। आंसर है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, थोड़ा इसको समझ के लिखेंगे। डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मा चालकता गुणांक की परिभाषा। परिभाषा के लिए पहले ऊष्मा चालकता गुणांक के जो फार्मूला है उसको लिखेंगे। हीट फ्लो, ऊष्मा प्रवाह, क्षण किसी भी स्थायी अवस्था में ऊष्मा का प्रवाह Q इक्वल टू KA, के ऊष्मा चालकता गुणांक, A क्रॉस सेक्शन एरिया, θ1 माइनस θ2 ये टेम्परेचर्स हैं स्थायी अवस्था में, और D इंटू T टाइम है, अपान L लेंथ ऑफ रॉड। तो इस तरह से हमारा ऊष्मा प्रवाह का फार्मूला है और इसको K के लिए लिखेंगे K इक्वल टू QL अपान A θ1 माइनस θ2 इंटू T। और हमारा K ऊष्मा चालकता गुणांक Q के बराबर तभी होगा जब L यूनिटी हो, L इकाई हो 1 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिटी 1 मीटर स्क्वायर, और टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री सेल्सियस और 1 डिग्री केल्विन, एंड टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड। इस तरह से ऊष्मा चालकता गुणांक न्यूमेरिकली प्रवाहित ऊष्मा के बराबर होगा जब हमारी ये सब शर्तें पूरी हो जाएं। तो डेफिनेशन है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल।
कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू हीट फ्लो, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू हीट फ्लो इन 1 सेकेंड, हीट फ्लो इन 1 सेकेंड in steady state of that material rod, numerically equal to heat flow in 1 second in steady state of that material rod which has unit cross section area, unit length and unit temperature difference at its end, which has unit cross section area, unit length and unit temperature difference at end। यानी किसी पदार्थ का उष्मा चालकता गुणांक, ये मटेरियल का निकाला जा रहा है, किसी पदार्थ का उष्मा चालकता गुणांक आंकिक रूप से न्यूमेरिकली उस पदार्थ की बनी क्षण की स्थायी अवस्था में, उस मटेरियल की रॉड बनाएंगे और उसकी स्थायी अवस्था में 1 सेकंड में प्रवाहित ऊष्मा के बराबर होती है। क्षण से स्थायी अवस्था में 1 सेकंड में जो ऊष्मा प्रवाहित होगी उसके बराबर होगी, जबकि क्षण इकाई लंबाई की हो, इकाई अनुप्रस्थ काट की हो और इसके सिरों का तापांतर भी इकाई हो, तभी हमारा जो प्रवाहित ऊष्मा है क्षण में वो ऊष्मा चालकता गुणांक के न्यूमेरिकली आंकिक रूप से इक्वल होगा। फिर बात आती है यूनिट की, यूनिट ऑफ के ऊष्मा चालकता गुणांक का मात्रक, ऊष्मा चालकता गुणांक का मात्रक फार्मूले से हम निकालेंगे। ऊष्मा का मात्रक किलो कैलोरी, लेंथ मीटर, एरिया मीटर स्क्वायर, θ1 माइनस θ2, टेम्परेचर डिफरेंस डिग्री सेल्सियस एंड टी सेकंड। तो इस तरह से किलो कैलोरी पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस पर सेकंड या किलो कैलोरी पर मीटर पर डिग्री केल्विन पर सेकंड। डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन तापांतर यानी टेम्परेचर डिफरेंस में सेम होते हैं, इसलिए हम दोनों लिख सकते हैं। अगर टेम्परेचर की बात आएगी केवल तो डिग्री केल्विन ही प्रयोग करेंगे, अगर टेम्परेचर डिफरेंस की बात आती है तो दोनों में से कोई एक प्रयोग कर सकते हैं, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। एसआई सिस्टम में ऊष्मा का मात्रक किलो कैलोरी भी होता है और जूल भी होता है, तो जूल के टर्म में लिखेंगे जूल पर मीटर पर डिग्री केल्विन पर सेकंड या जूल पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस पर सेकंड। कोई भी मात्रक इसमें से लिख सकते हैं, एसआई सिस्टम में सारे मात्रक हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 न्यूमेरिकल हम देखेंगे। ए, संरक्षी बल को परिभाषित कीजिए, दिखाइए कि बल एफ गिवन हियर एक संरक्षी बल है। संरक्षी बल को परिभाषित कीजिए और दिखाइए कि बल YZI प्लस ZXJ प्लस XY के एक संरक्षी बल है। तो संरक्षी बल सिद्ध करना, डिफाइन कंजर्वेटिव फोर्स, डिफाइन कंजर्वेटिव फोर्स सो दैट फोर्स गिवन हियर इज कंजर्वेटिव। तो इसको सिद्ध करते हैं। आइए पहले कंजर्वेटिव फोर्स डिफाइन करेंगे। संरक्षी बल, इफ वर्क डन बाय एनी फोर्स, इफ वर्क डन बाय एनी फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ एंड ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, ओनली डिपेंड्स ऑन initial and final points, then force is called conservative force. If work done by any force does not depend on path, only depends on initial and final points, force is called conservative force. यदि किसी बल द्वारा किया गया कार्य पथ यानी रास्ते पर निर्भर नहीं करता, यदि किसी बल द्वारा किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर नहीं करता और केवल अंतिम प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं पर ही निर्भर करता है, केवल आरंभिक और अंतिम बिंदुओं पर ही निर्भर करता है, तो यह बल संरक्षी बल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्व बल, गुरुत्व बल के अंतर्गत जो भी वर्क डन होगा वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पर डिपेंड करेगा, इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल, इसके भी अंतर्गत हमेशा कंजर्वेटिव वर्क फोर्स कहलाता है, क्योंकि वर्क डन केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। अब आते हैं न्यूमेरिकल पार्ट पर। फोर्स गिवन हियर इज कंजर्वेटिव, यह सिद्ध करना है कि दिया गया फोर्स एफ संरक्षी बल है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम इसका कर्ल निकालेंगे, कर्ल एफ। तो इसके पहले डेल ऑपरेटर के बारे में जानेंगे। डेल ऑपरेटर इस तरह से उल्टा ट्राइंगल लिखा जाता है, उसके ऊपर वेक्टर लगाया जाता है। ये डेल ऑपरेटर होता है यूनिट वेक्टर आई डेल अपान डेल एक्स प्लस जे डेल अपान डेल वाई प्लस के डेल अपान डेल जेड। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है विथ यूनिट वेक्टर्स आई जे एंड के। तो ये कर्ल लेंगे, यानी कर्ल का मतलब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे डेल ऑपरेटर का फोर्स के साथ। बल का ये दिया गया है वेक्टर, तो इस वेक्टर का हम डेल ऑपरेटर से क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए लिखेंगे डेल क्रॉस एफ इक्वल टू, तो डेल की वैल्यू लिखेंगे और एफ की वैल्यू लिखेंगे, और फिर इसके बाद इस क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने का मेथड जानते ही हैं। आई जे के पहले रो में रहेगा डिटर्मिनेंट के,
पहले वेक्टर के कंपोनेंट्स दूसरी रो में रहेंगे, डेल अपान डेल एक्स, डेल वाई प्लस डेल अपान डेल वाई, डेल अपान डेल जेड। इस तरह से ये पहले वेक्टर के कंपोनेंट हो गए। दूसरे वेक्टर फोर्स के कंपोनेंट वाई जेड, जेड एक्स प्लस एक्स वाई, ये 3 कंपोनेंट्स हो गए, तो तीसरी रो में आएंगे। और फिर इस डिटर्मिनेंट को, सारणिक को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम पहले आई लिखेंगे और ये मल्टीप्लीकेशन माइनस ये मल्टीप्लीकेशन, तो कर दिया हमने डेल अपान डेल एक्स एक्स वाई और डेल अपान डेल जेड जेड एक्स, और ये घटा दिया हमने। इसी तरह से जे लेंगे तो इधर से करेंगे डेल अपान डेल जेड वाई जेड, तो इस तरह से ये लिख दिया। फिर इसके बाद हम माइनस में ये लिखेंगे डेल अपान डेल एक्स एक्स वाई। इसी तरह से के सॉल्व करेंगे, के साथ ये आएगा डेल एक्स इंटू जेड एक्स, ये आ गया, और डेल अपान डेल वाई वाई जेड, तो ये माइनस में आ जाएगा पूरा। तो इस तरह से 3 टर्म हमने प्राप्त कर लिए इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने में। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो जो चीज जिसका डिफरेंशिएशन करना होता है उसी का डिफरेंशिएशन करेंगे, बाकी क्वांटिटीज हम कांस्टेंट मान लेंगे। तो यहाँ x कांस्टेंट हो गया, y का डिफरेंशिएशन करेंगे, y का डिफरेंशिएशन 1 होगा। इसी तरह से x को कांस्टेंट यहाँ मानेंगे और z का डिफरेंशिएशन करेंगे और 1 आ जाएगा। इस तरह से x माइनस एक्स बचा, इसी सारे ब्रैकेट में यही बचेगा। तो z का डिफरेंशिएशन करना है तो y कांस्टेंट हो गया, y बाहर निकलेगा और z का डिफरेंशिएशन डेल z अपान डेल z वो 1 होता है। तो इसी तरह से माइनस डेल, यहाँ पर y बाहर निकालेंगे, y कांस्टेंट है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो डेल x अपान डेल x ये 1 हो जाएगा, तो y बचेगा। और इसमें z को बाहर निकालेंगे, x का डिफरेंशिएशन करना है तो इसलिए z को कांस्टेंट लेंगे और बाहर निकालेंगे, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर z को बाहर निकालेंगे और y का डिफरेंशिएशन करेंगे और केवल z आएगा, y की वैल्यू y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। और देख रहे हैं सारे टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं और एक जीरो वेक्टर मिल गया। तो इस तरह से जो कर्ल है डेल क्रॉस एफ, ये जीरो मिल गया, जीरो वेक्टर। और इससे यह सिद्ध होता है कि दिया गया फोर्स संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स है हमारा फोर्स। तो अगर डेल क्रॉस एफ एक जीरो वेक्टर आता है तो जो फोर्स दिया गया है वो संरक्षी बल है, कंजर्वेटिव फोर्स। डेल क्रॉस एफ नॉन जीरो वेक्टर आता है तो दिया गया फोर्स नॉन कंजर्वेटिव असंरक्षी बल होता है। तो इस तरह से कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रूव किया जाता है। उसका डेल ऑपरेटर से क्रॉस लिया जाता है फोर्स का, और जीरो होने पर कंजर्वेटिव, नॉन जीरो होने पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्रूव हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सी सॉल्व किया जाएगा। इसमें डिफाइन फ्रिक्शन एंड एक्सप्लेन एप्लीकेशंस ऑफ फ्रिक्शन इन ब्रेक सिस्टम, मूविंग व्हीकल एंड बाइसिकल एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 4 का सी है, घर्षण को परिभाषित कीजिए। चलते वाहन, साइकिल इत्यादि में के ब्रेक प्रणाली में घर्षण के उपयोग को समझाइए। तो एक्सप्लेन करना है घर्षण का क्या उपयोग है ब्रेकिंग सिस्टम में। तो आइए सबसे पहले एक्सप्लेन करते हैं घर्षण क्या होता है। फ्रिक्शन हम जानते हैं, व्हेन ए सरफेस मूव्स ऑन अनदर सरफेस, जब कोई सतह किसी दूसरी सतह के सापेक्ष गति करती है। तो ये नीचे वाली सतह हमारी फिक्स्ड है, ऊपर वाली सतह मूव कर रही है, तो ये लेयर ऊपर वाली मूव करेगी। तो एक फोर्स उन दोनों सतहों के कांटेक्ट एरिया के बीच में काम करेगा, विच एक्ट्स ए फोर्स विच एक्ट्स इन कांटेक्ट एरिया ऑफ द टू सरफेसेस, विच अपोजेज फोर्स अपोजेज द मोशन ऑफ फर्स्ट सरफेस विथ रेस्पेक्ट टू अदर, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फ्रिक्शन। ये घटना जो हो रही है ये जिसमें एक फोर्स एराइज हो रहा है जो पहली सरफेस का दूसरी सरफेस के रेस्पेक्ट में मोशन का विरोध कर रही है। जब भी मोशन हो रही है उसका विरोध हो रहा है, तो वो घटना हमारी घर्षण या फ्रिक्शन कहलाती है। तो एक सतह जब दूसरी सतह पर गति करती है तो हमेशा एक बल मिल जाता है। हम एक्सटर्नल फोर्स यहाँ लगा रहे हैं तो वस्तु हमारी इधर की ओर गति कर रही है बाह्य बल के प्रभाव में। तो इनके जो कांटेक्ट एरिया है जहां पर दोनों सतहें एक दूसरे से मिली हैं, इनके बीच में एक बल काम करता है जो फ्रिक्शन फोर्स या घर्षण बल कहलाता है, और वो सदैव इस मोशन का विरोध करता है, हमेशा इस गति का विरोध करता है। तो एक बल जो कि संपर्क क्षेत्रफल में कार्य करता है और पहली सतह का की गति का विरोध करता है, और ये घटना हमारी
घर्षण कहलाती है। यानी ये जो विरोध करने का गुण है कि घटना हो रही है, वो घटना या फिनोमिनन हमारी फ्रिक्शन कहलाती है। और फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है वो हमेशा जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स होता है उसके अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स लगता है। घर्षण बल हमेशा बाह्य बल के विरोध में ही लगता है। बाह्य बल 0 तो घर्षण भी 0 हो जाएगा। बाह्य बल लगता है तो घर्षण बल हमेशा लगेगा। तो ये कहलाता है फ्रिक्शन या घर्षण की घटना। अब आते हैं ब्रेक सिस्टम, ब्रेक प्रणाली पर। ब्रेक प्रणाली जो हमारे साइकिल और वाहन में प्रयोग होता है, वाहन में जो हमारा प्रयोग होता है, इसमें सबसे आउटर लेयर एक ड्रम होती है, सर्कुलर यानी सिलेंड्रिकल होता है ड्रम हमारा, एक सिलेंड्रिकल ड्रम होता है। और इसके अंदर हमारे ब्रेक शू लाइनर के साथ लगे होते हैं। ये लाइनर जो ड्रम से जाकर चिपक जाता है। जब भी हम ब्रेक प्रेस करते हैं तो ब्रेक शू के साथ हमारा लाइनर इससे चिपक जाता है और चिपकने के कारण यहाँ फ्रिक्शन काम करता है। तो इसको अभी डिटेल में बताया जाएगा। तो इस फ्रिक्शन के कारण वर्क जो है इसको रोकने के लिए वर्क होता है और जो वाहन की हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो हीट में बदल जाती है और वाहन रुक जाता है। तो यानी ये हमारा ब्रेक की वर्किंग सिस्टम हो गया। आइए डिटेल में और समझा। ये सपोज करते हैं कि हमारा व्हीकल v वेलोसिटी से गतिशील है और जो इसके टायर हैं वो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहे हैं। तो जैसे ही हम ये हमारा ड्रम हो गया और ब्रेक शू हैं हमारे, और चूंकि हमारा वाहन गतिशील है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv²। जो व्हीकल की काइनेटिक एनर्जी होगी, गतिज ऊर्जा, वो होगी व्हीकल का मास इंटू वेलोसिटी ऑफ व्हीकल। तो इस तरह से हर एक व्हीकल में जो भी गतिशील है उसमें इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर व्हीकल को हमें रोकना है तो हमें इस काइनेटिक एनर्जी को किसी और एनर्जी या ऊर्जा के फॉर्म में बदलना पड़ेगा, तभी हमारी व्हीकल रुकेगी। तो दिस काइनेटिक एनर्जी शुड बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी सो दैट व्हीकल कैन बी स्टॉप्ड। यानी यह वाहन की जो यह गतिज ऊर्जा है वो किसी अन्य ऊर्जा के फॉर्म में बदल जाए, यानी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाए और अन्य एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, तभी हमारा वाहन रुकेगा, यानी गति करना बंद कर देगा। उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी जब वो रुक जाएगा। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी को किसी और एनर्जी में कन्वर्ट करने पर ही हमारा व्हीकल रुकेगा। तो ब्रेक सिस्टम में जनरली हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट की जाती है हीट में बाई ब्रेक सिस्टम। यानी हमेशा जो वाहन में साधारणतया ब्रेक सिस्टम होते हैं वो क्या करते हैं, वाहन की गतिज ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देते हैं और वो ऊष्मा ब्रेक सिस्टम द्वारा परिवर्तित की जाती है। यानी जब भी ब्रेक लगाएंगे तो ब्रेक लगाने से क्या होगा, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। ब्रेक लगाने से ड्रम और ब्रेक शू के बीच में घर्षण बल काम करना शुरू करता है, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, इस डायरेक्शन में। तो जो फ्रिक्शन लगेगा इसके अपोजिट लगेगा और ये जहां संपर्क सतह है वहां पर घर्षण बल लगेगा। तो घर्षण बल इस तरह से लगेगा कि ये जो ड्रम के मोशन है उसका विरोध करेगा, पहिए के मोशन का, और इसके कारण जब ये ब्रेक शू चिपक जाएगा तो घर्षण बल की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी और इस घर्षण के कारण इसकी गति का विरोध होगा और घर्षण बल इसको रोकने के लिए कार्य करेगा और वो कार्य हीट के रूप में परिलक्षित होगा। जो रोकने के लिए घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य है वो ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होगा। यानी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस घर्षण बल द्वारा किए गए कार्य से ऊष्मा में बदल गई और वो ऊष्मा क्या होगी हमारी, जब ब्रेक लगाई जाती है तो घर्षण बल एक्ट करता है ड्रम और ब्रेक शू के बीच में, और जब घर्षण बल कार्य करेगा तो उस कार्य के कारण गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है ऊष्मा में, और वो ऊष्मा वाहन के ब्रेक शू और ड्रम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और उसके बाद वातावरण में फैल जाती है धीरे धीरे। तो यानी इस कार्य के कारण, जो घर्षण बल ने किया, इस कार्य के कारण वाहन की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है
और उत्पन्न ऊष्मा ब्रेक शू तथा ड्रम से होते हुए वातावरण में फैल जाती है। तो यानी हीट जो जनरेट हुई ड्यू टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वो ब्रेक शू और ड्रम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और इसके कारण हमारा ब्रेक शू गर्म हो सकता है। तो उसको प्रॉपर टाइम दिया जाना चाहिए ताकि वो कूल हो सके। तो वातावरण में फैल जाएगी हमारी ऊष्मा और इसका परिणाम स्वरूप हमारा व्हीकल रुक जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं कि ब्रेक सिस्टम सारे इसी पर काम करें, यानी जो भी काइनेटिक एनर्जी है व्हीकल की वो हीट में ही कन्वर्ट करें, ऐसा जरूरी नहीं। इसमें हम कंबाइंड ब्रेक सिस्टम लगा सकते हैं जो कि कुछ पार्ट हीट में कन्वर्ट हो काइनेटिक एनर्जी का, गतिज ऊर्जा का वाहन रोकने में, और कुछ पार्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करे। अगर डायनेमो वगैरह कुछ ऐसा सिस्टम लगा सकते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो कि ब्रेक लगाने पर काम करे और जो भी काइनेटिक एनर्जी है उसका कुछ पार्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे या किसी अन्य उपयोगी ऊर्जा में कन्वर्ट करके हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ब्रेक सिस्टम में हम जो हमारी वाहन की काइनेटिक एनर्जी है गतिज ऊर्जा, उसको जब भी ब्रेक लगाएंगे तो वो किसी अन्य ऊर्जा में कन्वर्ट होगी। यही ब्रेक शुरू का यही ब्रेक्स का काम है, यानी ब्रेक सिस्टम का काम है। तो जनरली जो ब्रेक सिस्टम वाहनों में यूज होते हैं वो गतिज ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करते हैं। ए ब्लैक होल का सिद्धांत। ब्लैक होल का सिद्धांत, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। यदि किसी तारे का द्रव्यमान मास ऑफ स्टार ये ग्रेटर है 5 टाइम्स मास ऑफ सन, यानी हमारे सूर्य के द्रव्यमान के 5 गुना से ज्यादा है। यदि किसी तारे का द्रव्यमान हमारे सूर्य के द्रव्यमान के 5 गुना से ज्यादा है तो उस तारे की जब डेथ होगी तो ये तारा ब्लैक होल बनता है, यानी ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल हमारा जो इनिशियली तारा बहुत बड़ा था उसमें सारी हाइड्रोजन कंज्यूम हो जाए और हीलियम कंज्यूम हो जाए। हाइड्रोजन जानते हैं तारे में हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन नाभिक की संलयन के द्वारा हमेशा हीलियम में परिवर्तित होती रहती है किसी भी तारे में। जब सारा हाइड्रोजन कंज्यूम हो जाएगा तो हीलियम का नाभिकीय संलयन शुरू हो जाएगा। जब सारा हीलियम कंज्यूम हो जाएगा तो हमारे स्टार में ऊष्मा उत्पन्न या एनर्जी उत्पन्न करने के लिए कोई भी ईंधन नहीं बचेगा। सारा हीलियम जब कंज्यूम हो जाएगा तो जो हमारा तारा होता है उसकी डेथ हो जाती है और डेथ होने के पश्चात वो अगर जो जिस तारे की डेथ हो रही है वो सूर्य के द्रव्यमान के 5 गुना है, सन के द्रव्यमान के 5 गुना है, तो उसकी जो डेथ होती है वो ब्लैक होल के रूप में होती है। वो बहुत ही घनीभूत हो जाता है, यानी उसकी डेंसिटी बहुत अत्यधिक बढ़ जाती है और वो अंत में ब्लैक दिखने लगता है। वो श्रिंक होकर बहुत छोटा हो जाता है और ब्लैक दिखने लगता है। और ये इसकी ग्रेविटी इतनी हाई हो जाती है कि इसके आसपास कोई भी द्रव्यमान अगर गुजर रहा है तो ये उस द्रव्यमान को पूरी तरह से निगल लेता है और द्रव्यमान का कोई भी भाग इससे बच नहीं सकता। इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है और साथ ही साथ ये प्रकाश को भी निगल लेता है। तो यानी कोई भी ब्लैक होल जब बनता है तो वो ब्लैक होल की क्या प्रॉपर्टी है? ब्लैक होल से मास यानी द्रव्यमान पूरी किसी भी तरीके से बचता नहीं है और साथ ही साथ प्रकाश की किरण का कोई भी पार्ट यहां से परावर्तित नहीं होता, पूरा का पूरा इसमें समाहित हो जाता है। यानी ये पूरी तरह से लाइट और मास दोनों को कैप्चर कर लेता है। तो इस कारण से चूंकि ये लाइट को कैप्चर कर ले रहा है, इतना डेंस है और इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा है, तो इस कारण से ये दिखाई नहीं देता। क्योंकि लाइट का जो भी पार्ट रिफ्लेक्ट होकर आता है उसी से हम वस्तुओं को देखते हैं। तो ब्लैक होल लाइट का कोई भी पार्ट प्रकाश का परावर्तित नहीं करता, पूरी तरह से ये अवशोषित कर ले रहा है, इसलिए ये पूरी तरह से ब्लैक दिखाई देता है, यानी दिखाई नहीं देता, इसलिए इसका नाम ब्लैक होल रखा गया है। और एक्चुअल में ब्लैक होल नहीं है ये बहुत ही घना द्रव्यमान है जो कि किसी तारे की जिसका मास सूर्य के मास के 5 गुना है से ज्यादा है, उसकी मृत्यु के पश्चात प्राप्त किया गया है। ब्लैक होल बनने में अरबों साल लगते हैं, कई अरब साल, 10-12 अरब साल लग सकते हैं किसी
ब्लैक होल किसी तारे को ब्लैक होल बनने में तो इतने साल लग सकते हैं। तो इस तरह से ब्लैक होल असल में होल नहीं है, ये बहुत ही घना द्रव्यमान है जो कि तारे के डेथ से प्राप्त होता है। और ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये अपने इर्द गिर्द जो भी मास आ रहा है, जो भी द्रव्यमान है, उसको पूरी तरह से निगल लेता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी इतनी ग्रेविटी इतनी हाई होती है कि कोई भी मास इससे बच के नहीं जा पाता है। और साथ ही साथ प्रकाश की कोई भी किरण इससे बाहर नहीं जाती है, प्रकाश की किरण को भी पूरी तरह से अवशोषित कर लेता है। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया ब्लैक होल का।